नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, सुर्खियां अखबार की के जरिए हम अल सुबह हाजिर होते हैं तमाम खास खबरों के साथ, तमाम खास पेपर्स के साथ, जिसके जरिए तमाम बड़ी खबरों को बहुत सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम आप तक पहुंच पाएं और आप चाय की सुर्खियों के साथ इनका लुत्फ उठा सके और चाय की चुस्कियों से आप अपने दिन को बना सकें। चलिए करेंगे शुरुआत आपके साथ मैं दीपिका सिंह। बढ़ेंगे आगे। दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की गूंज है, ये मोदी ने कहा। पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा किया अपनी विदेश यात्राओं का कोलाज। तो देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी और ये वाकई में बहुत बड़ी खबर भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संस्कृति की गूंज को किस तरीके से बताया कि देखिए, सभी जगह इस बात को सुना जाता है और इस बात को माना जाता है कि भारत का अपना एक अलग ही वर्चस्व है, अलग ही डंका है। तो फिलहाल देखिए, भारतीय संस्कृति की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी है और ये तस्वीरों के जरिए भी आपको समझ आ रहा होगा। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, पीएम ने सोशल मीडिया पर भी ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, पीएम मोदी ने दुनिया भर में तमाम बड़ी बातें कहते हुए विभिन्न देशों में भारतीय संस्कृति की झलक का एक वीडियो भी साझा किया। एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम ने लिखा कि पूरे विश्व भर में भारतीय संस्कृति की गूंज हो रही है। तो इन तमाम बातों को भी कहा गया पीएम के द्वारा। और एक बार फिर से पीएम ने दुनिया भर में किस तरीके से संस्कृति गूंज है ये भी दर्शाया है। और देखिए, हमेशा जब भी प्रधानमंत्री मोदी देश से बाहर जाते हैं, उनका गर्मजोशी के साथ न सिर्फ स्वागत होता है, बल्कि सब उनको सिर आंखों पर बैठाते भी हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनको भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दिखाई जाती हैं। विदेश में भारतीय संस्कृति की झलक देख प्रधानमंत्री ने कई बार देखिए खुशी भी जाहिर की है और ये साफ तौर पे कहा है कि देखिए, संस्कृति के प्रति जबरदस्त उत्साह मुझे दिखाई देता है, जिससे मैं बेहद खुश हूँ। और वीडियो में ऑस्ट्रिया में वंदे मातरम गाते लोग, पोलैंड मॉस्को में रूस में गरबा, कजान रूस में ढोलिया और भूटान में डांडिया रास, सिंगापुर में भरतनाट्यम और लाओस में ब्राजील में रामायण के आयोजन की झलक दिखाई गई है। इसमें कलाकार भारतीय परिधानों में अपनी विशेष प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें भूटान के कलाकारों को पीएम के लिए लोकगीत गाते दिखाया गया है। देखिए, 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, उसके जरिए आप समझ पाएंगे कि भारतीय संस्कृति की जो गूंज है ना सिर्फ यहाँ तक सीमित है, बल्कि इसकी गूंज विदेशों तक भी है। और देखिए, हम इसके लिए गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति को सभी लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम प्यार करते हैं और उतनी ही आत्मीयता के साथ आत्मसात भी करते हैं। तो फिलहाल देखिए, उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति विश्व स्तर पर गूंज रही है। जहां जहां भी वे जाते हैं वहां उन्हें भारतीय संस्कृति का दर्शन होता है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान वहां प्रदर्शित भारतीय संस्कृति प्रथाओं का संग्रह साझा किया, जो लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जहां मैं जाता हूं, इतिहास संस्कृति के प्रति अपार उत्साह देखता हूं, जो कि मुझे बहुत गौरवान्वित करता है, मुझे बहुत खुशी देता है। साथ ही साथ पीएम मोदी की पोस्ट में साझा कॉलाज में ऑस्ट्रिया के वंदे मातरम का गाता हुआ गीत, पोलैंड मॉस्को रूस में गरबा, कजान रूस में ढोलिया, भूटान में डांडिया रास, सिंगापुर में भरतनाट्यम और लाओस ब्राजील में रामायण और अन्य समान कार्यक्रम प्रस्तुत करते दिखाया गया। इसमें भूटान के कलाकार प्रधानमंत्री का उल्लेख करते हुए लोकगीत भी गा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी संस्कृति, आपकी जो परंपराएं हैं, उसका निर्वहन हम भारतीय रहते तो करते ही हैं, लेकिन विदेश में उसको किस तरीके से आत्मसात किया जाता है, ये हमको वाकई में बहुत खुशी भी देता है, हमें कई मायनों में गौरवान्वित करता है। और इसी से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो साझा किए और अपने आप में ये बताया कि देखिए, आप जिस जगह रहते हैं वो वाकई में जो भूमि है वो आपका माथा हमेशा से ऊंचा ही करती है। और ये तस्वीरें, ये वीडियो इस बात की तस्दीक भी करती हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री, कहा, अधिकारी सरकार को प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि क्रियाशील बनाएं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी
लबासना में 99 फाउंडेशन कोर्स के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अधिकारी का काम सरकार को प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि एक्टिव बनाना है, ताकि विकास को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। युवा अधिकारियों को भविष्य में बेहतर काम करने के लिए गुण भी बताए। उन्होंने कहा कि प्रगति वही कर सकता है जिसके अंदर अंतिम सांस तक छात्र रहने और जिंदा रहने की भावना समाहित हो। तो देखिए, आपको बता दें, अमित शाह ने साफ तौर पर इस दीक्षांत समारोह में तमाम बड़ी बातें कही। तो देखिए, आपको बता दें, लबासान के मंच पर देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य को भी दोहराया गया। देखिए, अधिकारी सरकार को प्रगतिशील नहीं बल्कि क्रियाशील बनाएं। 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद भी मुक्त कर दिया जाएगा, ये कहीं ना कहीं अमित शाह कहते नजर आए हैं। देखिए, तमाम बड़ी बातें भी आपको बता दें वो कहते नजर आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, और तमाम बड़ी बातें इस बीच उन्होंने साझा भी की। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अधिकारियों का काम सरकार को रिएक्टिव यानी कि प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि एक्टिव करना है, सक्रिय करना है। आप जल की तरह रहें, यानी कि जैसे नदी का जल हमेशा बहता है और वो शुद्ध रहता है, ठीक ऐसे ही आप सक्रिय रहें। यहाँ शाह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में 99 फाउंडेशन कोर्स के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वक्तव्य दे रहे थे। यहाँ विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाले शिल्पियों का समूह उपस्थित है। ये हमें समूह अभ्यास, कर्मठता, ऊर्जा से लबरेज है। ये तमाम बड़ी बातें कही। व्यवस्था से नहीं, व्यथा से नहीं, व्यवस्था से निकलेगा समाधान। देखिए, जब भी कोई भी मंत्री या सीएम किसी दीक्षांत समारोह में पहुंचता है तो उसका मकसद यही होता है कि देश को कैसे आगे का विकास का रास्ता दिखाया जा सके। जो युवा वहाँ काम कर रहे हैं, जो अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं, उनको कैसे आप और उनके काम के प्रति और अप्रोच कर सकें और आगे बढ़ा सकें। तो फिलहाल तमाम बड़ी बातें अमित शाह ने साझा की। अमित शाह ने ये भी कहा कि देखिए, नक्सलवाद एक ऐसी मूल समस्या है जो धीरे धीरे राज्य की जड़ को, देश की जड़ को खोखला कर रही है। क्योंकि नक्सलवाद से निपटना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हमारे ही लोग होते हैं। तो उनसे अलग तरीके से निपटा जाए और कोशिश यही रहेगी कि नक्सलवाद को हम जड़ से खत्म करें। तो फिलहाल अमित शाह तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए हैं। तो फिलहाल देखिए, तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही और इसके आगे नक्सलवाद का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो फिलहाल देखिए, अब आपको बता दें, विश्व पटल पर दिखेगा बुंदेलखंड योगी। तो देखिए, दैनिक भास्कर ने भी और तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तो विश्व पटल पर दिखेगा बुंदेलखंड, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में विकास की योजनाओं का ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदले अंदाज में भी आपको नजर आए। चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। संग में बुंदेलखंड को लेकर उनका उत्साह जो था वो देखते ही बन रहा था। चेहरे पर विजय मुस्कान, संग बुंदेलखंड चित्रकूट धाम के विकास संकल्प पर प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। रामघाट पर शंखनाद व मंदाकिनी गंगा की आरती के बाद उन्होंने बुंदेली धरा को विकसित बनाने का शंखनाद किया। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड जल्द विश्व पटल पर दिखेगा। हजारों साल पहले पुष्पक विमान से भगवान श्री राम यहाँ आए थे। अब 19 सीटर विमान उतर रहा है। ये विमान सेवा पहले दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, लखनऊ, खजुराहो, प्रयाग समेत देश के शहरों व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जुड़ेगी। ऐसी हवाई पट्टी बना रहे हैं जिसमें बड़े विमान उतर सके। झांसी, चित्रकूट का उन्होंने हवाला दिया। तमाम बड़ी बातें कही कि देखिए, कैसे हम न सिर्फ देश को बल्कि राज्य को एक विकासोन्मुखी बना रहे हैं, इसकी भी बात कहीं ना कहीं सीएम कहते नजर आए हैं। तो फिलहाल देखिए, ये तमाम बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही और इसी के साथ साथ देखिए, वो ये भी बोल रहे हैं कि ये बड़ी बात है। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है। तो फिलहाल देखिए, आपको देखिए, विश्व पटल पर देखिएगा बुंदेलखंड, यानी कि बुंदेलखंड को विकसित करना। देखिए, बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है, आपको भी पता होगा
कि लगातार वह विकास के लिए अग्रसर है, विकास चाहता है बुंदेलखंड। चूंकि यदि आप उसकी भौगोलिक परिस्थिति को भी देखेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे बुंदेलखंड में पानी की समस्या हुई और जो कह सकते हैं जमीन की समस्या हुई, जहाँ पे जो उपजाऊ है, थोड़ी दिक्कतें वहाँ हैं और इसी को लेकर इसी पर फोकस सीएम ने किया हुआ है। और सीएम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहाँ बुंदेली धरा को विकसित बनाने का शंखनाद किया। जैसे कि हम आपसे पहले चर्चा कर रहे थे, बुंदेलखंड जल्द विश्व पटल पर दिखेगा। देवांगना टेबल टॉप हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का जिक्र किया। बोले, हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे। 19 सीटर विमान उतर रहा था और ये विमान सेवा पहले दिल्ली में, मुंबई में, बनारस में और प्रयागराज समेत, खजुराहो समेत थी, लेकिन अब ये सुविधा हम यहाँ भी मैसर करवाएंगे। तो देखिए, ऐसी हवाई पट्टी बनवा रहे हैं जहाँ विमान यानी कि विमान जो सीधे यहाँ उतर सके, जहाँ से चित्रकूट में रक्षा व औद्योगिक गलियारा आर्थिक समृद्धि लाएगा। इसी के साथ करवी से चित्रकूट जाने वाली झांसी मिर्जापुर हाईवे पर मंदाकिनी पर नए पुल बनाने की भी घोषणा उनके द्वारा की गई है। और ये एक उनकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को और विकसित करने की ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विपक्ष का हंगामा तीसरे दिन भी जारी रहा है। चल नहीं पाई है संसद वक्फ बिल पर। जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने के बावजूद लोकसभा में नारेबाजी लगातार जारी रही है। तो फिलहाल देखिए, लोकसभा में नारेबाजी लगातार जारी रही और इसी के साथ साथ देखिए कार्यकाल जो है वो बढ़ नहीं पाया है। तो फिलहाल देखिए, रोज वही दिक्कतें पैदा हो रही हैं, रोज वही समस्या हो रही हैं कि लगातार नारेबाजी के चलते जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा, उन पर कोई बात नहीं की जा रही है। तो राज्यसभा में 16 स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिए गए हैं। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों से जगह दी। विपक्ष ने अडानी, संभल हिंसा, मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर लगातार संसद के तीसरे सदन, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दी। विपक्षी सदस्यों ने वेल में पहुंचकर अडानी के मुद्दे पर देश को लूटना बंद करो के नारे लगाए। वहीं संभल हिंसा पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने राज्यसभा में स्थगन के 16 नोटिस दिए, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों को सभापति ने यह नसीहत भी दी कि इस तरह विरोध जताना लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। तो फिलहाल आप समझिए, तमाम मुद्दे जो हैं विपक्ष तो उठा रहा है। विपक्षी मंशा है कि चाहे वो संभल का मुद्दा हो या फिर अडानी का मुद्दा हो, इस पर आप चर्चा करें, जेपीसी मांग का गठन किया जाए। लेकिन विपक्ष क्या इस बात को भूल जाता है कि जनता की गाढ़ी कमाई से एक सत्र चलता है। हर रोज सत्र कितना महंगा होता है ये समझना चाहिए। क्या इस सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या उनके लिए कानून बना, ये कौन समझेगा। एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, क्योंकि विपक्ष का काम क्या होता है, विपक्ष होता है जनता की आवाज। ये विपक्ष को समझना होगा, सदन के भीतर वो जनता की आवाज को और मुखर करे, उनके से जुड़े हुए जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाए, उनको आत्मसात करे और उस पर एक शुद्ध चर्चा की जाए, एक हेल्दी डिस्कशन हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। काफी लंबे वक्त से आप देख रहे होंगे सदन की कार्रवाई यूं ही चलती है और ऐसे ही स्थगित हो जाती है नेक्स्ट डे के लिए, तब फिर वापस शुरू होता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ये समझने वाली बात है। चलिए, प्रियंका की संसदीय पारी शुरू हुई है। भाई राहुल ने खींची तस्वीर। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को सार्वजनिक रूप से अपना प्यार करते दिखाई दिए। ऐसा ही नजारा कल संसद में देखने को मिला जब प्रियंका सांसद बनने के सफर की शुरुआत कर रही थी। राहुल ने इस पल को कैमरे में कैद किया। राहुल गांधी ने रोका संसद में प्रवेश करने और वायनाड संसद के रूप में शपथ लेने से ठीक पहले अपनी बहन की तस्वीर भी क्लिक की। देखिए, आपको बता दें कि पहली मर्तबा हम कह सकते हैं वायनाड से बतौर सांसद चुनी गई हैं। और अब देखिए, अभी तक जो आवाज़ उठाती जा रही थी प्रियंका गांधी के द्वारा, अपने भाई की मदद करती थी, चुनावी सभाओं में साथ रहती थी, सोनिया गांधी का भी प्रबंधन उन्होंने किया था, किस तरीके से मैनेजमेंट उन्होंने किया था। लेकिन अब बतौर सांसद वो संसद में रहेंगी और अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति अपनी उनकी जवाबदेही तय हो जाएगी। तो अब एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते अब संसद में वो अपनी बातें उठाएंगी। कल वो जिस तरीके से नजर आई थी, पारंपरिक उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए थे, वो साड़ी धारण की हुई थी, गोल्डन बॉर्डर की साड़ी थी और उनके जो लुक थे उसकी भी तारीफ हो रही थी। और अब देखना ये होगा कि कितने बेबाक तरीके से वो आवाज़ को उठा पाएंगी। चलिए, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे।
गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद महायुति के नेता बोले महाराष्ट्र में सरकार का गठन होगा, 2 दिसंबर तक हो जाएगा। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मंथन किया जाएगा। तो इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। शिंदे के बुधवार के बयान से ये लगभग तय हो गया कि बीजेपी का होगा सीएम। अब बस नाम पर मुहर लगना बाकी है। इसी को लेकर कल देर रात तक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है। और इसी को लेकर अब कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी के नेता अजित पवार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार मौजूद रहे थे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने शिंदे, फडणवीस, अजित पवार से बीती रात अलग अलग बात की। तीनों से शाह ने कैबिनेट मंथन को लेकर भी विचार विमर्श किया। देखिए, सीएम बनाना एक चुनौती होगा और इसके बाद चूंकि अब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी से ही बतौर सीएम चुना जाएगा। अब बात आती है मंत्रिमंडल के विस्तार की भी। तो मंत्रिमंडल के विस्तार में आपको बता दें कि सभी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री उन्हीं के पार्टी के हों। अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में किस तरीके से बैलेंस रखा जाएगा। हालांकि आपको और बता देते हैं कि मुख्यमंत्री चुनने में जातीय समीकरण भी निर्णायक हो सकते हैं, ये दैनिक भास्कर ने कहा है। तो सभी अखबारों ने अलग अलग तरीके से इस खबर को तरजीह दी। यहां पर कहा गया जातीय समीकरण निर्णायक हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 28% मराठा, 12% दलित व मुस्लिम, 8% आदिवासी हैं, 38 ओबीसी हैं, ब्राह्मण व अन्य समुदाय की आबादी 8% है। यहाँ पूरी सियासत जो है और मराठा बनाम गैर मराठा के सियासी समीकरण पर होती है और इसी पर ही फोकस रखा जाता है। अब आप समझिए तमाम बातों को। राज्य की 150 सीटों पर मराठा और 100 पर ओबीसी का असर है, ठीक है। इसके अलावा 2019 में यदि हम बैक साइड पर नजर दौड़ाएंगे तो आप समझ पाएंगे 2088 में से 160 विधायक जो थे वो मराठा समुदाय के थे। अब देखिए, तीसरा खास पॉइंट बता दूं आपको, राज्य में अब तक कुल 18 मुख्यमंत्रियों में से 18 मराठा समुदायों से रहे, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। तो फिलहाल अब ये समझ लीजिए कि किसके पास कितनी सीटें हैं, क्योंकि सीएम तो बन ही जाएगा, लेकिन अब बात होगी मंत्रिमंडल के विस्तार की। सुई वहीं पे आके अटकेगी, क्योंकि अपनों को भी मना के रखना है, वो ना रूठे, इसका ख्याल भी रखना होगा। तो महायुति 230 में महाविकास आघाड़ी 46, भाजपा के पास है 132 और शिवसेना शिंदे गुट के पास 57, अजित पवार एनसीपी अजित पवार के पास है 41 सीटें हैं। तो फिलहाल देखिए 132 पर सबसे पहले आगे तो बीजेपी है। तो कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात तमाम बड़े विभाग जो होंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पास ही रखेगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। झारखंड में चौथी बार बने हैं सीएम हेमंत सोरेन। और देखिए, शपथ ग्रहण में INDIA गठबंधन के तमाम नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में उनके पिता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, उनकी मां रूपी सोरेन भी मंच पर मौजूद रही। इस अवसर पर तमाम जो दिग्गज थे वह भी मौजूद रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, हेमंत सोरेन 14वें मुख्यमंत्री बने। सोरेन चौथी बार यहां के सीएम बने। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियों के करीब 18 बड़े नेता शामिल हुए हैं और इसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे दिग्गजों का नाम भी शामिल है। सोरेन ने अकेले ही शपथ ग्रहण की। आपको बता दें, कांग्रेस के भीतर मंत्री पद को लेकर रस्साकशी लगातार चल रही थी और इसी कारण मंत्रिमंडल का विस्तार भी टल गया। 49 साल के सोरेन को पार्टी झारखंड के मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन के 81 सीटों वाली विधानसभा में 56 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और गठबंधन को 24 सीटें ही हासिल हुई थी। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि किसी न किसी तरीके से झारखंड के इतिहास में पहली मर्तबा है कि कोई पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज हुई हो और ये हेमंत सोरेन ने करके दिखा दिया। अच्छा, ये शपथ ग्रहण हुआ था, इसमें आपको बता दें INDIA के गठबंधन के तमाम जो बड़े चेहरे थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हो गए, या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गई, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए। ये सभी लोग मंच पर मौजूद थे, जो कि एक मैसेज भी थ्रू करना था कि INDIA गठबंधन अभी भी उतना ही
मजबूत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। संभल में उपद्रवियों के खतरनाक इरादे थे। पुलिस ने आर पार करने की तैयारी भी की थी। कई मोबाइल कॉल, रिकॉर्डिंग, चैटिंग से पुलिस को इस बाबत जानकारी मिली थी। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, उपद्रवियों को इस बात की जानकारी थी। जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर को लेकर संभल में भड़की हिंसा के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था, इसकी पुलिस तलाश कर रही है। जिस वक्त आगजनी, पथराव, फायरिंग हुई, उस वक्त खतरनाक तैयारी में थे। अफवाहों से उपद्रवियों के मंसूबे कुछ और थे। तो फिलहाल देखिए, तो आपको बता दें, अब सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न रहे, इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि तमाम बड़ी बातें, इसके जरिए पुलिस ने क्या कुछ कहा, देखिए। कई मोबाइल कॉल की कॉल रिकॉर्डिंग, चैटिंग से पुलिस को इस बाबत जानकारी भी साझा हुई थी। और संभल हिंसा के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग जो है वो गठित की गई। अहम बात क्या है, ये भी जान लीजिए। अहम बात ये भी है कि कहीं ना कहीं शुक्रवार को अदालत में वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है, तो प्रतिवादियों को अपनी ओर से पक्ष रखा जाएगा। अच्छा, इस बीच आपको बता दें कि संभल में ये कहा गया था पुलिस के द्वारा कि न सिर्फ पुलिस के जो हथियार थे, जो गोला बारूद थे, वो छीने गए, बल्कि उनके पास भी हथियार मौजूद थे। आपने सुना होगा, डीएम भी इस बात को कहते नजर आए थे कि हथियार वो आखिरकार कहां से आए थे, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही थी। और ये भीड़ इकट्ठी किसने करी, किसका मकसद था, किस मंशा के साथ इनको इकट्ठा किया गया, तो ये तो सभी को पता था, लेकिन एक्चुअल में मास्टरमाइंड कौन था, उसकी तलाश अभी भी की जा रही है। तो फिलहाल देखिए, रविवार को भीड़ ने इरादे खतरनाक थे। पुलिस लिखे वाहनों को निशाना बना ही रही है। आगजनी, फायरिंग, पथराव कर पुलिस के आर पार की लड़ाई की तैयारी में थे। कुछ लोगों ने युवाओं को भी हिंसा में भड़काया था। पुलिस को गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के अलावा कॉल रिकॉर्डिंग की चैटिंग भी कहीं ना कहीं उनको मिली हुई थी। चलिए, इसके अलावा आपको बता दें, संभल हिंसा में 3 और गिरफ्तार किए गए हैं। आज जुमे की नमाज व कोर्ट में सुनवाई पर हाई अलर्ट। देखिए, आपको ये भी बता रहे हैं क्योंकि आज का दिन वाकई में बहुत खास होने वाला है। आज जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज में पुलिस ने सुरक्षा मार्च, फ्लैग मार्च किया है। तो इसी को लेकर आपको बता दें कि किस तरीके से ये अहम सुनवाई आज की जाएगी और इसी को लेकर अलर्ट मोड में, क्योंकि आज का दिन वाकई में बहुत खास माना जा रहा है। तो जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान 4 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। अब सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न है, इसके लिए रणनीति बना ली गई है। अहम बात तो यह है कि शुक्रवार को अदालत ने वादी पक्ष से भी तमाम बातें सुनी थी। देखिए, आज का दिन इसलिए खास है, 2 रीजन है इसके। पहला रीजन ये है, आज जुमे की नमाज है, यहाँ पर एहतियात बरतना बहुत लाजमी है और उसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दूसरी बात, जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, जो सर्वे किया गया था, उसकी रिपोर्ट भी आज ही आनी है, यानी कि आज माहौल खराब ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें, जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर रखा है। देखिए, जब से पूरी घटनाक्रम हुए हैं, सिर्फ कुछ दुकानों को छोड़ दिया जाए तो पूरे बाजार को इस वक्त क्लोज रखा गया है। हालांकि कोशिश यही की गई है कहीं कोई से अफवाह ना फैल पाए, इसीलिए एहतियातन इंटरनेट की सेवा अभी भी बंद कर दी गई है। अच्छा, हिंसा के बाद पुलिस ने जुमे की नमाज के एक दिन पहले गुरुवार को मस्जिद के पास के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र के नेतृत्व में पुलिस दल के व्यस्त बाजारों में गश्ती की। रविवार को हिंसा के बाद संभल नगर की ज्यादातर दुकानें पहली बार खुली थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एएसपी ने कहा कि स्थिति अभी शांतिपूर्ण है। शुक्रवार की नमाज को लेकर क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हर स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं, हम मुस्तैद हैं। अब देखिए, आगे बढ़ जाएंगे। अभी दिल्ली में 40 दिन में दूसरा धमाका। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत खास खबर है। तो फिलहाल आपको बता दें, दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है, तरजीह दी है, क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में कल सुबह पार्क के पास मिठाई की दुकान के सामने जोरदार ये धमाका हुआ था। घटना स्थल पर आपको बता दें घायल हो गया था और 1 माह में इसी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास जोरदार धमाका हुआ था। तब ये सनसनी फैल गई थी कि इस धमाके का मकसद आखिरकार क्या है। ठीक 1 महीने के बाद उसी चीज को रिपीट किया गया। अब ये जाना जा रहा है कि आखिरकार इस धमाके का मकसद था तो क्या था। चलिए आपको बता देते हैं, 1 महीने में दूसरी बार ये वारदात हुई है। प्रशांत विहार में घटना स्थल पर सफेद पाउडर मिला। तो राजधानी के प्रशांत विहार इलाके में बृहस्पतिवार को लगभग 11:47 पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया।
सावरकर पार्क के पास थी एक मिठाई की दुकान, जहां पर ये जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस घटना स्थल पर मौजूद एक टेम्पो चालक ने ये भी कहा, टेम्पो चालक था वो घायल हुआ है इसमें, जो कि 28 साल उसकी एज बताई गई है। इसमें फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी। धमाके के बाद धुआं भरने से लोगों के आसपास दहशत फैल गई। और देखिए, इस खबर को इसलिए भी जगह दी गई है क्योंकि 20 अक्टूबर को इसी इलाके में सीआरपीएफ का ये इलाका था। यहाँ पर भी यही माना जा रहा था कि आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, मकसद क्या है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर जानकारी जुटा रही है, कोशिश यही कर रही है कि आखिरकार मकसद क्या है, क्यों इस तरह की वारदात को एक के बाद एक अंजाम दिया जा रहा है। क्या ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है या फिर चेतावनी दी जा रही है। हालांकि पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। तो फिलहाल देखिए, अजमेर दरगाह मंदिर होने के 3 आधार पेश है। खादिम बोले ऐसी हरकत देश के लिए खतरा है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया। अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट में सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की गई। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से इसके 3 आधार बताए हैं। इस मामले को लेकर अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, ऐसी हरकत देश के एकता के लिए खतरा है। यहाँ तो हिंदू राजाओं ने भी अकीदत की है। तो देखिए, आपको बता दें, पूरा मामला और भी ज़्यादा गूंज रहा है, चूंकि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पूरा जो मामला है किस तरीके से इसको और भी पेचीदा करने की कोशिश की गई है। तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो लगभग 800 साल पुरानी है और उस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी चादर चढ़ाते हैं। और अब यहाँ पर महादेव मंदिर का आप दावा कर रहे हैं, तो किस बाबत ये दावा कर रहे हैं। तो तमाम बड़ी बातें जो हैं वह कहीं ना कहीं खड़ा किया जा रहा है। अजमेर सिविल कोर्ट में ये याचिका लगाई गई, कोर्ट ने इसको सुनने योग्य भी मान लिया। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है, हम अब तक ये खबर पहुंचा भी रहे। देखिए यहाँ पर अब आप देखिए, इसको और डिटेल में आपको समझा देते हैं इस खबर के बारे में। देखिए, अजमेर दरगाह मंदिर के आधार पेश हुआ है। खादिम बोले ऐसी हरकत देश के लिए खतरा है। पूर्व जज की पुस्तक को बनाया गया है आधार। हिंदू पक्ष से पूछा भी गया कि भाई आपका आधार क्या, याचिका जो आप दाखिल कर रहे हैं इसका आधार तो एटलीस्ट आप बताएंगे। तो यहाँ पर पूर्व जज की पुस्तक को आधार बना दिया गया। हिंदू पक्ष की याचिका पर 20 दिसंबर को अब सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का दावा है होते रहे अनुष्ठान, गुम्बद में विशेष मंदिर के अवशेष भी हैं। ये हिंदू पक्ष ने दावा किया। अब आप समझिए हिंदू पक्ष ने किस बाबत ये बात कही है। हिंदू सेना के 3 वकीलों में से एक वकील योगेश सुरोलिया ने कहा कि कानूनी टीम ने अदालत को पूर्व न्यायिक अधिकारी और शिक्षाविद हरबिलास शारदा की 1911 पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव की एक मौजूद प्रति सौंपी और इसमें पहले से मौजूद जो अवशेष हैं उसमें उल्लेख किया गया है। उस स्थान पर शिव मंदिर मौजूद है, ये भी कहा गया, और दरगाह के निर्माण में इसका उपयोग किया गया। दूसरा जो बात रखी गई वो ये, वकील राम स्वरूप बिश्नोई ने कहा, हमने अदालत को सूचित किया था कि मंदिर को ढहाए जाने का, यहाँ तक वहाँ अनुष्ठान होते रहे। तो फिलहाल देखिए, ये तमाम बड़ी बातें की गई हैं। 20 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से 3 आधार बताए। अब इन आधार के बाबत ही आगे इसकी सुनवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से होगी। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार हंगामेदार होने वाला है। इसकी शुरुआत आज से होगी। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को विधानसभा सत्र में घेरने की तैयारी की। सत्र के पहले दिन बीजेपी के तमाम विधायक सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी होने का दावा करते नजर आए। विधानसभा में विपक्षी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के बीजेपी के साथ विधायकों के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय गुप्ता कुमार सक्सेना से मुलाकात की और ये मांग की है कि दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि देखिए, विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से तो की जाएगी, लेकिन सत्र पर क्या कुछ
बात बनेगी या फिर सत्र हंगामेदार ही रहेगा, इस पर बात देखनी होगी। क्योंकि साफ तौर पे बता दें, विपक्ष की मंशा यही है कि सत्र चले या ना चले, हंगामा जरूर बरतना चाहिए। तो फिलहाल देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि तमाम बड़े मसले हैं, जिसपे सबसे बड़ी बात तो पराली का मुद्दा हो गया। दूसरी बड़ी बात हो गई है प्रदूषण का मुद्दा, जिसको लेकर विपक्ष दिल्ली सरकार को घेर रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि शायद सत्र चले या फिर ना भी चले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। महिपालपुर में क्षेत्र में देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं। एनआईए ने छापा मारा है, तो इस बाबत तमाम सबूत हासिल हुए। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। दिल्ली के वसंत कुंज के महिपालपुर इलाके में देश विरोधी गतिविधियां चलाने की खबर सामने आई। एनआईए ने यहां छापा मारा। जानकारी के मुताबिक यहां से भारी मात्रा में पैसा देश विरोधी गतिविधियों में इसे लगाया जा रहा था। पुलिस ने आपको बता दें, सीवान टूर एंड ट्रैवल के कार्यालय में छापामार कार्रवाई की। देखिए, आपको बता दें, मानव तस्करी सहित तमाम जो बड़ी गतिविधियां थी यहां पर हो रही थी, जो कि गैर कानूनी थी। 6 राज्यों में 22 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। न सिर्फ महिपालपुर में, बल्कि आपको बता दें ऑल ओवर जो देश में छापा मारा गया है वो क्या कुछ है। तो फिलहाल आपको बता दें 34.80 लाख की, यानी कि 34 लाख से ऊपर 34,80,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। मोबाइल, लैपटॉप सब जब्त किए गए हैं, चूंकि एनआई को कहीं ना कहीं इस बाबत अंदरूनी जानकारी हासिल हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने युवाओं को नौकरी दिलाने के बहाने और उन्हें विदेश में साइबर गुमनाम करने के लिए मजबूर करने वाले मानव तस्कर गिरोह की जांच के तहत 6 राज्यों में 22 जगहों पर छापा मारा। एनआईए ने बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब 17 ठिकानों पर ये खंगाले हैं। आपको ये भी बता दें, संदिग्धों को कंबोडिया स्थित भारतीय एजेंट्स के उप एजेंट, सहयोगी और रिश्तेदार इन्हें बताया गया है। तो वाकई में ये बहुत बड़ी खबर भी है, बड़ी जानकारी। और इस बाबत ये खबर आपके लिए इसलिए खास हो जाती है कि कहीं कोई आपको बरगलाने की कोशिश करे, कोई आपको ये झांसा दे कि वह आपको विदेश में नौकरी दिला देगा। क्योंकि आप ये समझिए कि जो चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल जरूर होता है, कुछ कमियां जरूर होती हैं। तो जब भी आपको विदेश में नौकरी करने के लिए कोई भी अप्रोच करता है या फिर आप किसी को अप्रोच करें, तो आप समझे, जाने, परखें, उसके बाद ही इनिशिएटिव आगे लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्रमुख मांगे पूरी होने तक गाजियाबाद में जारी रहेगी अधिवक्ताओं की हड़ताल। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर ये मामला और गर्मा गया। तो फिलहाल आपको बता दें, गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज मामले में जिला जज और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वकीलों की हड़ताल जारी है। इसके पहले बार एसोसिएशन ने 3 सप्ताह के लिए हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस फैसले में वकीलों के बीच ही विरोध होने वाला था। इसके बाद आपको बता दें, हड़ताल को स्थगित करना पड़ा था। तो एक बार फिर से जो वकील है वह लामबंद हो गए हैं। आम सभा में हड़ताल व आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ता के कोर्ट में प्रस्तुत होने पर दी जाए सदस्यता रद्द कर दी जाए, ये तमाम मांगे भी थी। देखिए, अब आपको बता दें कि 51 अधिवक्ताओं ने एक समिति बनाई है। कल यानी कि आज का दिवस मनाया जाएगा। अधिवक्ताओं का आंदोलन और तेज होता जा रहा है और 51 अधिवक्ताओं की संघर्ष समिति तैयार हुई है। संघर्ष समिति में तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम मांगे की जा रही हैं और इसी को लेकर कह रहे हैं कि भाई जो 5 मांग हैं आप उस पर सेंट्रलाइज होइए, आप उन पर बात करिए, तभी हम आगे जो काम है उसे सुचारू ढंग से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। हिंदुओं को निशाना बनाने पर बांग्लादेश का हाईकोर्ट में रुख सख्त हो गया। देखिए, अब आपको बता दें, हिंसा भड़काने के आरोप में खारिज हो गया है। इस्कॉन पर पाबंदी से इनकार हो गया। कहा, लोगों की सुरक्षा करे सरकार। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भी किए जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, इस्कॉन का पाबंदी से इनकार कर दिया गया है कि आप देखिए, पाबंदी तो हो नहीं सकती, ये संभव ही नहीं होगा। तो अत्याचार की गूंज ब्रिटेन की संसद में सुनाई दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, ब्रिटेन की संसद में
कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां की अंतरिम सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। उसके सवाल पर ब्रिटिश उप विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर निगाह बनाई हुई। देखिए, वाकई में बहुत बड़ी खबर भी, बहुत बड़ी जानकारी भी है। इस्कॉन से पाबंदी पर इनकार लगा दिया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, सब जानते हैं, और किस तरीके से इसी को लेकर अब अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। संस्थान को बैन नहीं किया सकता। हालांकि पीएम मोदी ने जानकारी ली कि संसद में आज भी बयान दें, और देखिए तमाम बड़ी बातें सामने आएंगी। हालांकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बहुत ज्यादा लाजमी भी हो जाती है, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं पाकिस्तान, अब आईसीसी लेगी निर्णायक फैसला। देखिए, आपको पहले ही बताए थे ये चीजें कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, तो इस खबर को अलग अलग तरीके से जगह दी गई है। अब पाकिस्तान में हाइब्रिड तरीका मंजूर नहीं होगा। देखिए, हाइब्रिड तरीका वो होता है कि साफ तौर पे कह दिया गया था कि देखिए, मैच आप करवा रहे हैं, आप करवाइए। चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा मामला था, जिसमें भारत ने ये कह दिया था कि हमारे हिस्से के जो मैच होंगे वो पाकिस्तान में ना कराइए, वो पाकिस्तान से बाहर आप कराइए। तो फिलहाल देखिए, दैनिक जागरण, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लंबे समय से बीसीसीआई और पीसीबी आमने सामने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस बात को कह दिया कि हाइब्रिड सिस्टम अपनाइए, क्योंकि हमारे लिहाज से, हमारे क्रिकेटर्स के लिहाज से, खिलाड़ियों के लिहाज से आपका देश सुरक्षित नहीं है। तो ये एक सिस्टम आप अपनाइए, हाइब्रिड सिस्टम रखिए। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना चाहता है पाकिस्तान, ठीक है, आप करिए, हमें इससे बात से इनकार नहीं। बीसीसीआई पहले भी कह रहा है, हमें इस बात से दिक्कत है कि हमारे जो मैचेस हैं हम पाकिस्तान में नहीं कराना चाहते, आप किसी और देश में कराइए, हम उस पर राजी हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने इसको मना कर दिया है। आईसीसी, फिलहाल आपको बता दें, थोड़ी सी और डिटेल दे देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से गुरुवार को कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं होगा। पीसीबी ने आईसीसी से शुक्रवार को होने वाली बैठक में ऑप्शन पर चर्चा नहीं करने का अनुरोध किया। भारत ने पाकिस्तान के टूर्नामेंट में खेलने के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है, और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम संबंधित उलझन को सुलझाने के लिए आईसीसी ने कार्यकारी सदस्यों की वर्चुअल बैठक बुलाई। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल का विरोध किया है। फिलहाल आईसीसी को दिलाया पीसीबी ने माना कि हाइब्रिड मॉडल में खेलने का मतलब भारत को तरजीह देना होगा। देखिए, यही तो दिक्कत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है इस बात की कि आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप स्पेशल फील करा रहे हैं इंडिया को, लेकिन क्या अपने बगल में झांकने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि क्या वाकई में आपके यहाँ स्थितियाँ इतनी अच्छी हैं कि तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को आप बुला सकें, अपने देश में खिला सकें। तो ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत इस बात की है कि हाइब्रिड सिस्टम यदि आपने अख्तियार कर लिया, आपने अपना लिया, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया को अब तवज्जो देना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। युद्ध विराम के कुछ घंटे के बाद ही इजरायल का लेबनान पर हमला। देखिए, ढाक के 3 पात रहा पूरा मामला। लग रहा था मिडिल ईस्ट में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर वही स्थिति बन गई। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। इजरायली सेना ने कहा कि उनके लड़ाकू विमानों ने एक रॉकेट भंडारण पर इकाई पर हिजबुल्लाह की गतिरोध का पता लगाने के बाद दक्षिण लेबनान पर गोलीबारी की है। तो फिलहाल देखिए, यही दिक्कत है कि संघर्ष विराम लागू होने के बाद एक दिन बाद ये हवाई हमला हो गया है। अब देखना ये होगा इसे कैसे लिया जाएगा। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही।